साथियों जय हिंद। आज यूपी पीसीएस पॉलिटी का पीवाईक्यू कराने जा रहे हैं। मेरा पिछला यूपी पीसीएस हिस्ट्री का पीवाईक्यू चल रहा है, इसका 4 वीडियो बन चुका है अभी तक। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। नंबर 1 है, निम्न अधिनियमों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। पहला है वस्तु विक्रय अधिनियम, दूसरा साझेदारी अधिनियम, तीसरा भारतीय संविदा अधिनियम, चौथा कंपनीज अधिनियम। इसका सही आंसर क्या होगा? पहले नंबर ये तो जानना पड़ेगा ना कब ये अधिनियम बना। तो वस्तु विक्रय अधिनियम जो था 1900 में बना, साझेदारी अधिनियम जो था 1900 में बना, और भारतीय संविदा अधिनियम जो था वो 1800 में बना था। ठीक है, और कंपनीज अधिनियम 1956 में बना। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 3124। सही आंसर है 3124। पहले क्या है? पहले भारतीय संविदा अधिनियम बना कितना? 1872 में। उसके बाद वस्तु विक्रय अधिनियम कब बना? 1900। और फिर साझेदारी अधिनियम कब बना? 1932 में। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हो गया। और चौथा कंपनीज अधिनियम 1956 में बना। ठीक है, तो ऑप्शन सा सही है। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में बना, उसके बाद वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में, फिर साझेदारी अधिनियम 1932 में, और फिर कंपनीज अधिनियम 1956 में बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1972, बा 1976, सा 1900 या दा 1986। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन दा 1900। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में अपने बताया है कि जब भी क्वेश्चन करो उससे पहले एक रफ कॉपी रख लो अपने पास, उसमें 1 से लेकर 30 नंबर तक काउंट कर लो, उसमें लिखा करो कौन सा आंसर आपका सही जा रहा है। उसका मिलान करो, कितना गलत होता कितना सही होता उसको आप देख के उसी हिसाब से फिर तैयारी करो। ठीक है, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी 1900 में हुआ था। उसको देखते हुए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पड़ गई, तो उसे कब बना गया? 86 में। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो भोपाल गैस त्रासदी था 1900 में, और अधिनियम जो बना पर्यावरण संरक्षण से 1986 में बना। इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन आ राज्य वित्त मंत्री, ऑप्शन बा मुख्यमंत्री, ऑप्शन सा राज्यपाल, ऑप्शन दा राज्य सरकार के मुख्य सचिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीति आयोग के संचालन के लिए परिषद में राज्य के लिए पूछा है, तो राज्य के लिए कौन होगा? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, इस तरह से देखते रहना कि नीति आयोग के संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व पूछ रहा है कि कौन करता है। ठीक है, सेंट्रल का होता तो वहां तो सीधे पीएम हो जाते हैं, तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है, सीएम। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीति आयोग के संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, इधर प्रावधान दिए हैं और इधर अनुच्छेद दिए हैं। तो ए है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के द्वारा होता है कि नहीं? ऑप्शन बी है, लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में दिया गया। ऑप्शन सी, संसद के सदनों का कार्यकाल 83, ये सही है कि नहीं सही है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन अनुच्छेद 88। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसका पहला वाला, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 होती है, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा के अध्यक्ष अनुच्छेद 93, ये भी सही है। संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 में दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, और ऑप्शन डी है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष सावधान विशेष 88, अनुच्छेद 88, ये गलत है। 88 में नहीं दिया गया है। ठीक है, ये किस में दिया गया है? 7 में। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? और ये डी वाला। इसका व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और महान्यायवादी के सदन में बोलने के अधिकार से संबंधित है, न कि राष्ट्रपति के विशेष संबोधन से। राष्ट्रपति का संसद को संबोधन अनुच्छेद 87 में है। ठीक है, व्याख्या जरूर देखना, उसको अच्छे से रीड करना, इसमें से जो भी अच्छा लगे पॉइंट उसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध किसमें है? अनुच्छेद किसमें है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 322 में, अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 323, ऑप्शन सा अनुच्छेद 223 ए, या ऑप्शन द अनुच्छेद
332 बी। कौन सा सही है इसमें? प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए। ठीक है, 300 ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका व्याख्या देख लेंगे। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है, जो लोक सेवाओं से जुड़े विवादों के निपटारे हेतु संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। और अनुच्छेद 323 बी अन्य विषयों के अधिकरणों से संबंधित है। अन्य विषय जहाँ पूछेगा वहाँ 300 रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। आ है राष्ट्रगीत का आदर करना। ऑप्शन ब है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऑप्शन सा है स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण करना। ऑप्शन द है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना व सुधार करना। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ये पूछ रहा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है हमारा? ऑप्शन सा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों को संरक्षण करना। इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 51 ए में दिए गए मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का आदर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। स्मारकों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद किसमें है? 49 में। यह नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है? बढ़िया क्वेश्चन है। आ है केंद्र सरकार, बा संबंधित राज्य सरकार, सा भारत के मुख्य न्यायाधीश और द भारत के महान्यायवादी। कौन सा ऑप्शन सही है? अखिल भारतीय मतलब जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें उसको जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होता है उसको कौन हटा सकता है? तो उसका प्रावधान है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस आईपीएस आदि के सदस्यों की नियुक्ति, अनुशासन और पदच्युत करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, भले ही वे राज्यों में सेवारत हों। यह अनुच्छेद किसके है? 311 के अंतर्गत है। ठीक है, व्याख्या जरूर देखना, मेरी बात मानना, और जो भी तुम्हें पॉइंट अच्छा लगे वो ना नोट करते रहना बाद में रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। कौन सा सही है इसमें? लोकसभा अध्यक्ष। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यह प्रश्न उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2010 में पेट्रोलियम डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समय का ये करंट था, 2010 में यह क्वेश्चन करंट में था। तो कौन सी थी? ऑप्शन ए है केलकर विजय, ऑप्शन बी कीर्ति एस पारेख, ऑप्शन सी अभिजीत सेन और ऑप्शन द सी रंगराजन। तो कौन सा आंसर सही है? इसमें ऑप्शन बा सही है, कीर्ति एस पारेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं व्याख्या। पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समीक्षा हेतु बनी समिति की अध्यक्षता किरीट एस पारेख ने की थी, जिसकी सिफारिश पर 2010 में पेट्रोल की कीमतें नियंत्रण मुक्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शर्त किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी विधि आयोग। इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी संसद। संसद के पास ये अधिकार होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को बढ़ाने की। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना कि इस समय उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। इसकी व्याख्या देखेंगे। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित या परिवर्तित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्था दिया है और उसका स्थापना वर्ष दिया है। कौन पूछ रहा है? कौन सुमिलित नहीं है, इसको ध्यान देना। पूछ रहा कौन सुमिलित नहीं है, इसको ध्यान देना। संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, केंद्रीय अन्वेषण आयोग ब्यूरो 1963, अंतरराज्य परिषद 1990 और राष्ट्रीय विकास परिषद 1954। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित सही नहीं है, तो कौन सा नहीं सुमेलित सही है? ऑप्शन डी 1954, ये गलत है। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964,
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 और अंतरराज्य परिषद 1990 है। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 1954 नहीं 1952 है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, न कि 1954 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, CBI मतलब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में बना, और अंतरराज्य परिषद 1990 में स्थापित हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? ठीक है, आ पे है, ये रोमन अंक में लिखा है, आ पे है 9, बा में है 11 और सा में है 12। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? अनुसूची पंचायती राज किससे संबंधित है? 11 में। अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11 में दिया गया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। पंचायती राज संस्थाओं के 29 विषयों से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य दिया है और उससे दूसरी तरफ लोकसभा में सीटों का आवंटन है। पश्चिम बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39, बिहार में 42 और गुजरात में 26। तो इसका कौन सा आंसर सही है? मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है? बिहार वाला गलत है। ये पश्चिम बंगाल 42 सही है, तमिलनाडु का 39 सही है और गुजरात में 26 ये भी सही है, और बिहार में 42 नहीं 40 सीट है लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, पश्चिम बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39 और गुजरात में 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? देखिए, इसमें महाराष्ट्र है, ये पश्चिमी है, पश्चिम में है। गुजरात जो है ये भी पश्चिम में है। राजस्थान ये उत्तर में है, पश्चिम में नहीं है। ठीक है, इस तरह से याद करना कि पश्चिमी जो क्षेत्र परिषद होते हैं वो पश्चिम में रहते हैं और ये राजस्थान अपना उत्तर में है, तो ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया तथा दमन और दीव व दादर नगर हवेली शामिल है। राजस्थान उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, इसलिए आप पश्चिमी परिषद का सदस्य नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए 76वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बा 80वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सा 95 संविधान संशोधन या ऑप्शन द 97 संविधान संशोधन। तो इसमें कौन सा सही है? सहकारी समितियां 97, सहकारी 97, ऐसे याद कर लेना। सहकारी 97 संविधान संशोधन जोड़ा गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। साथ ही अनुच्छेद 43B और नए भाग 9B जोड़ा गया था। कब? 97 संविधान संशोधन जब हुआ था। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 43B और नई भाग 9B दोनों जोड़ा गया। और 9B क्या है इस समय? अनुसूची 9 में क्या है तो उसमें देख लीजिएगा आप। अनुसूची 9 में A, B और C 3 है, तीनों आप देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 16, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? पूछ रहा है किस राज्य पर लागू होते हैं। ठीक है, तो 6ठी अनुसूची ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सा त्रिपुरा या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सा त्रिपुरा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। ये चीज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 6ठी अनुसूची में क्या कौन कौन से राज्य हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम। मतलब एक ए और 2 यम ट्रिक बना लेते हैं और एक टी। ठीक है, प्रश्न संख्या 17, पूर्वोत्तर के वह कौन से राज्य हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित? यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान देना। ये गुवाहाटी रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग करेक्शन कर लेना। गुवाहाटी न्यायालय से संबंधित है। ऑप्शन आ में है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बा है मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम एवं मणिपुर। ये मणिपुर है।
ऑप्शन सा है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन द है असम, सिक्किम, मणिपुर एवं मिजोरम। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय से कौन कौन संबंध रखते हैं? इसमें रखते हैं असम रखता है, नागालैंड रखता है, मिजोरम रखता है, अरुणाचल प्रदेश। यानी ऑप्शन आ सही है, गुवाहाटी से। ध्यान देना ये। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय मूलतः असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है। ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा व सिक्किम के अपने अलग उच्च न्यायालय बाद में बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी जीवी मौल, ऑप्शन डी गुरुदयाल सिंह ढिल्लन। तो ढिल्लन साहब तो होंगे नहीं, नीलम जी तो, नीलम संजीवा रेड्डी भी नहीं थे, हुकुम सिंह भी नहीं थे, ये जीवी मावलंकर। ठीक है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर का पूरा नाम। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे 1952 से 56 के बीच में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए हुए राज्यों में कौन से इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो अनुच्छेद 371 के में कौन राज्य नहीं आते हैं ये जो दिए हैं? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा केरल, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सा, केरल। ये अनुच्छेद 371 के नहीं आते हैं। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उत्तरदायित्व का प्रावधान करता है। केरल के लिए ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 371 में श्रेणी में नहीं है, अतः केरल इससे अंतर्गत नहीं आता है। तो अनुच्छेद 371 में और राज्य भी आते हैं जिसके लिए विशेष प्रावधान है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य राज्य विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने? ऑप्शन ए है 1/6, ऑप्शन बी 1/12, ऑप्शन सी 1/4, ऑप्शन डी 1/3। क्या आंसर है इसका? 1/3। ठीक है। विधान परिषद को कुल सदस्यों की संख्या जो है और कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। ठीक है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 स्थानीय निकाय से, 1/12 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? पहला, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। इसमें से कौन सा आंसर है जो संविधान में प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है? ये आर्थिक स्वतंत्रता। विचार की तो ये है, अभिव्यक्ति भी है, विश्वास की भी है। एक बार प्रस्तावना जरूर पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता शब्द प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है। अलग अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 243। कौन सा आंसर सही है इसमें? अनुच्छेद 243 के। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। नगर पालिकाओं हेतु जो समान प्रावधान है अनुच्छेद 243 जेड ए में है, नगर पालिका के लिए। ठीक है। पंचायतों के लिए और 243 के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। निम्न भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार देता है? अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 73। क्षमा दान का किसमें है? अनुच्छेद 72। इसमें राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी की सजा को क्षमा भी कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा, परिहार, विराम, परिवर्तन या दंडादेश निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं नियंत्रण में, किसके नियंत्रण में काम करते हैं? जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश। ऑप्शन ए है जिलाधीश के, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन सी राज्य के विधि मंत्री के, ऑप्शन डी राज्य के उच्च न्यायालय के। तो यहाँ पूछ रहा है जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश की बात हो रहा है, तो न्यायाधीश कहाँ? डीएम यहाँ तो होगा नहीं,
राज्य के राज्यपाल के पास भी नहीं होगा, राज्य के विधि मंत्री के पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये न्यायालय से संबंधित है तो राज्य के उच्च न्यायालय से होगा, ये हाई कोर्ट से संबंधित होगा। ठीक है, तो जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश किसके अंडर काम करते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 235 के तहत 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया? 2001 में, 2002 में, 2003 में या 2004 में? तो मौलिक कर्तव्य कब किया गया? 11वें मौलिक कर्तव्य 2000 में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 51A में 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता? 2041 तक, 2031 तक, 2026 तक, 2025 तक? इसका क्या आंसर होगा? सही होगा 2026 तक। 84वें संविधान संशोधन 2001 और बाद के 87वें संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा व विधानसभा की सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 के बाद होने वाली जनगणना तक स्थगित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, भारत का राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहेगा। दूसरा है, राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बा केवल 2 सही है, ऑप्शन सा एवं 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा सही है? तो भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण किए तो थोड़ा कार्यरत रहेगा, ये पहला वाला सही है, अवधि तक कार्यरत रहेगा। दूसरा जो रहता है कि राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र पहले नंबर उपराष्ट्रपति को देते हैं, अगर उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है। तो इसलिए दोनों कथन सही माने जाएंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन सा 1 एवं 2 दोनों सही माने जाएंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष होता है और वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, परंतु उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश को भी प्रस्तुत किया जा सकता है, इसलिए दोनों कथन सही माने जा रहे हैं। ठीक है, 51 प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या देखना है? सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देना है। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिया है, डीपीएसपी दिया है और आगे अनुच्छेद दिया है। तो ए है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 37। राज्य द्वारा कुछ नीति तत्व, अनुच्छेद 39। सहकारी समितियों का संवर्धन, 43B। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, 51। तो इसका कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए, ये गलत है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 37, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इसकी व्याख्या देखते हैं। ये पहला यही गलत है, बाकी तो सब सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों के सामान्य लागू होने से संबंधित है, न कि सामाजिक व्यवस्था से। वह अनुच्छेद 38 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? 29, निम्न में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा अनुमति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? ऑप्शन ए अनुपूरक ऑप्शन बी अपवाद अनुदान, ऑप्शन सी सांकेतिक अनुदान या ऑप्शन डी अधिक अनुदान। इसका कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अधिक अनुदान। ठीक है, निम्न में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है अधिक अनुदान के लिए? ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। अधिक अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति की सहमति आवश्यक होती है, क्योंकि यह स्वीकृत राशि से अधिक व्यय का अनुमोदन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया गया है? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस में, ऑप्शन बी बीरूवारी केस में, ऑप्शन सी सज्जन सिंह केस में या ऑप्शन डी गोलकनाथ केस में? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है।
ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। ये पॉलिटी का PYQ चला और हिस्ट्री का तो चल ही रहा है। इसमें लगभग 800-900 क्वेश्चन PYQ करवाऊंगा जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। ये लगातार सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।